Good morning everyone. I welcome you all again. Once again we have brought a video as promised earlier कि हम आपके लिए साइंस के जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपके होते हैं, है ना, द हाई यील्डिंग टॉपिक्स विच आर देयर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन. अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन इन द सेंस कौन सी डेट को कंडक्ट होने वाला है? ऑन 12th ऑफ योर अप्रैल. इससे पहले आपकी एक वीडियो आई थी जो कि मैंने ही बनाई थी आपकी, विच वॉज रिलेटेड टू द साइंस PYQ. साइंस के PYQs का एनालिसिस उस एक स्पेसिफिक वीडियो में हमने किया. एंड उसी वीडियो में आई टोल्ड यू ऑल कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ट्रेस करेंगे अपने PYQs की मदद से. मोस्टली जो आपके PYQs रहने वाले हैं वो 2024 का CDS 1 एंड CDS 2 रहेगा, एंड 2025 का आपका CDS 1 एंड CDS 2 रहेगा. ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलो, है ना. तो देखो, अगर हम CDS में टोटल GS की अगर बात करें तो वंस अगेन आई विल से कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 120 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी क्या रख रही थी? आपकी साइंस रखी थी, जिसमें हमने क्या देखा था? 27 to 30 क्वेश्चंस. इसका एनालिसिस हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अब इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमें देखना है पॉलिटी एंड IR का वेटेज. देखो, पॉलिटी का जो वेटेज है वो 10 to 12 क्वेश्चंस या 10 to 13 क्वेश्चंस तक जाता है. ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहते हैं. ठीक है, और ये रिपीटेडली कुछ ही थीम्स में से निकल के आपके आते हैं, है ना. इसी के साथ साथ हम वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको मैं सोर्सेस पे डिस्कस कर दूंगी साइड बाय साइड. ठीक है, और अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन की बात यहाँ पे की जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन से भी आपका सेम 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं. तो टोटल अगर मैं इसे कर दूं तो ये आपका 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल इन दोनों के एंड से आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, यही सेम टू सेम चीज़ हमने देखी है ना. 2024 का जो CDS 1 और 2 आपके रहे थे उसमें अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखें तो अराउंड 10 क्वेश्चंस वर देयर. सेम गोज फॉर CDS 2 2024, अगेन 10 क्वेश्चन वर देयर. CDS 2 2025 में आपके 11 क्वेश्चन देखने को मिलके थोड़ा नंबर बढ़ गया. ये मैं सिर्फ पॉलिटी का बता रही हूँ, IR का नहीं बता रही अभी. ठीक है, CDS 1 2025 में भी अगेन 10 क्वेश्चन वर देयर. तो इस तरीके से सेटिंग आपकी देखने को मिलती है. ठीक है, बाकी अभी हम जब अपना वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे तो वी विल नोटिस कि एग्जामिनर को जब एक टफ पेपर बनाना है तो वो किस टाइप के थीम्स में शिफ्ट कर जाता है. जब उसे पेपर आपका मॉडरेट टू टफ बनाना है, ईजी तो अब बना ही नहीं रहा है ना, ईजी तो बना ही नहीं रहा है, तो मॉडरेट टू टफ बनाना है तो वो कौन से थीम्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, प्लस हम एक और चीज़ देखने वाले हैं वीडियो के एंडिंग में, दैट विल बी कि आपका IR किस तरीके से वेरी करता है पेपर में, है ना. IR को किस तरीके से कवर अप करना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पॉलिटी देखते हैं. एक एक करके इन टॉपिक्स को आप अपने पास नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपने इनको रेडी कर लेना है. इतना इन टॉपिक्स को रेडी कर लोगे ना तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके आराम से टैकल हो जाएंगे. ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी क्रेडिबिलिटी मैंने आपको प्रीवियस जो आपकी ये साइंस की PYQs वाली वीडियो थी इसमें बता दी थी, है ना. देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इज़ योर फंडामेंटल राइट्स एंड आपका DPSP. तो एक ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, DPSP आपका आर्टिकल कहाँ से 36 से लेकर 51 तक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A पूरा. ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से डिटेल में एकदम वर्ड टू वर्ड, है ना, सेंटेंस टू सेंटेंस पूरा अच्छे तरीके से कवर अप करना है. ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखाती हूँ. फंडामेंटल राइट्स और DPSP के तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी के देखने को मिलते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखिए तो ये आपका CDS का ही 2025 का ही क्वेश्चन है. ये है आपका रिलेटेड टू योर स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि क्या करता है? प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल इफ वन एंटर्स इनटू इंटर रिलीजियस मैरिज. ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर हेयर, आई एम जस्ट शोइंग यू द PYQs कि ये टॉपिक कवर अप करना है और किस डेप्थ तक करना है वो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के जानेंगे, है ना. एग्जामिनर आपका क्या करता है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, SC की जो जजमेंट है उन्हें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होते हैं ना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है, उसके थ्रू उसके साथ कनेक्ट करके आपसे पूछता है. ठीक है,
एक आपसे यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो रिजोनेट्स मैरिटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एवरी एडल्ट कंसल्टिंग इंडिविजुअल, ये आपका IR के साथ भी कनेक्ट करके पूछता है। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आपको ये चीज़ें पढ़नी है। फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक अच्छे से रेडी करना। करोगे कहाँ से? करोगे, आपका जो सोर्स है वो है लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत का 3rd चैप्टर 3rd यूनिट जो है दैट इज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स। और क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, देखो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके साथ है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, यूजुअली थोड़े से डायरेक्ट ही आते हैं वो, ठीक है, ज़्यादा घुमाता नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी में, है ना। डिटेल में कहाँ ज़्यादा जा रहा है? फंडामेंटल राइट्स पे। फिर आप फिर से देखो, अगेन देखो, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स guaranteed by this part when they are violated by the action of the government authority। देखो फिर से आपका डेप्थ तक तो अच्छे से रेडी करना है इसे। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स guaranteed by the part when they are violated by not only the action of a government authority but also by its inaction। अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन ये करनी है कि आपको PYQs अपने बहुत अच्छे तरीके से लगा के रेडी कर लेने हैं, है ना। PYQs अगर अच्छे तरीके से रेडी कर लोगे तो आप लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट चीज़ें पढ़ के एब्जॉर्ब कर लोगे, लेकिन जो एग्जामिनर की अपनी एक खुद की लैंग्वेज है इस टाइप की स्टेटमेंट्स की, वो आपकी तैयार हो जाएगी PYQs की मदद से। एक और चीज़ PYQ से रिलेटेड ये है कि कुछ थीम्स तो मैं आपको बता दे रही हूँ इंपॉर्टेंट, जहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन आते हैं, हाईलाइटिंग एरिया वो हैं, लेकिन जो मिसलीनियस सेक्शन में आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है, उस मिसलीनियस सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो PYQ से रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो उसको हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड इज आर करेक्ट। अगेन ये आपका एक तो DPSP से क्वेश्चन है ना। फिर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट, ठीक है। ये आपका किसका क्वेश्चन है? DPSP का, है ना। DPSP भी अच्छे से रेडी करना है। और क्वेश्चंस देखो तो यहाँ देखो, है ना, राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक अलग से सेक्शन है। लक्ष्मीकांत जब आप खोलोगे तो उसके लास्ट में आपको बहुत सारी अपेंडिक्सेस मिलेंगी, अपेंडिक्स के बाद कुछ जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से ये इंपॉर्टेंट केसेस स्पेशली जो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे अच्छे से तैयार करने हैं। फिर देखो, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, है ना, कहाँ पे ऐड किया गया था? DPSP में ऐड नहीं किया गया था ये राइट टू एजुकेशन जो था, ठीक है। फिर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो ये क्या किया, अब इसने DPSP और फंडामेंटल राइट को मिक्स करके पूछा है आपसे, कनेक्ट करके पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, है ना, ये किसकी जुरिस्डिक्शन में क्या नहीं आता? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है आपका, ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ना आपका, ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल NHRC, ठीक है, ये आपकी एक बॉडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। ये बॉडीज़ भी आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये आपकी मैं आगे आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपने रेडी करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 पे, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे आर्टिकल 12 से क्वेश्चन है, अगेन आपका क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है। पार्लियामेंट आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स आपके, देखो ये एक थोड़ा सा ना मिसलीनियस सेक्शन में चला जाता है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा मिसलीनियस मानती हूँ। रीज़न ये है कि इंडिया में थ्रू आउट इंडिया आपके जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, है ना, वो आपको गूगल से खुद से निकाल के विकिपीडिया के थ्रू पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रीज़न ये है कि इसका कहीं पर भी कोई डायरेक्ट जो आपका कनेक्शन है लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, पॉलिटी रेडी करने के लिए मैं आपको लक्ष्मीकांत ही रेफ़र करूँगी, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी डायरेक्ट, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, PYQ एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। ये आपका CDS 1 में पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है CDS 1 2025 का या CDS 2 2024 का, इन दोनों में से किसी का ही क्वेश्चन था। नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, ठीक है, लबासना, नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट, ये चीज़ें ऐसे ही इसी के थ्रू फिर बाद में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल गया, रिपीट हुआ
कि जितनी भी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, है ना। इसको अगर आप अपने एंड से रेडी कर सकते हो गूगल से, इनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको उधर, ठीक है, तो वहाँ से तैयार कर लेना। नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, हमारा टेलीग्राम चैनल है पाथवे यूपीएससी नाम से, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप चाहो तो इसको हम आपको पूरी इसकी लिस्ट निकाल के दे देंगे और आपको जो है मिल जाएगा ये वहाँ पे भी, ठीक है। रेडी कर लेना क्योंकि बैक टू बैक 2 बार पूछा गया है। अब देखो फिर आता है आपका 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में ना इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं आपकी इंडिया की, ठीक है। 22 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं आपकी 8th शेड्यूल में। अब एग्जामिनर आपसे ये सवाल नहीं पूछता है कि 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस हैं। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको 8th शेड्यूल में बहुत सारी ना अमेंडमेंट्स मिलेंगी, ठीक है। एक अमेंडमेंट आई उससे 3 लैंग्वेज ऐड हुई, फिर कोई दूसरी अमेंडमेंट आई फिर से उससे कोई 2 से 3 लैंग्वेज ऐड हुई। तो एग्जामिनर का फोकस रहता है कि 8th शेड्यूल में या तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो कि लिस्टेड नहीं है, या फिर 8th शेड्यूल में किसी एक स्पेसिफिक आपकी यहाँ पे अमंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, ठीक है। लेटेस्ट लैंग्वेज आपकी यानी कि जो लास्ट अमेंडमेंट थी आपकी, ठीक है, 8th शेड्यूल की, उसने कौन सी लैंग्वेज ऐड की थी उसके ऊपर क्वेश्चन है। कभी कभी ना ये आपसे अमेंडमेंट का नंबर भी पूछ देता है कि ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है कौन सी अमेंडमेंट ने ऐड की है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक हमने क्या क्या देख लिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, थोड़ा सा हमने मिसलिनियस देखा, फिर हमने 8th शेड्यूल। अब आता है आपका प्रीएम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल में भी क्वेश्चन कैसा आता है कि प्रीएम्बल जो है इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था या नहीं था, कौन सी जजमेंट आपकी आई थी जिसने कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर किया, ठीक है। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट क्या क्या रही, प्रीएम्बल का नेचर क्या है, प्रीएम्बल के फीचर्स क्या हैं, प्रीएम्बल में जो वर्ड्स आपके कीवर्ड्स गिवन है उनके ऊपर, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन इज देयर, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन है क्या ऐड हुआ था। फिर देखो सेक्युलर वर्ड, अब ये आपसे क्या पूछता है, ये वर्ड का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, वर्ड्स का ऑर्डर क्या है, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, इस तरीके से आपका ये वर्ड की अलाइनमेंट क्या है, कौन से वर्ड के बाद कौन सा आता है। तो सेक्युलर कम बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट, वर्ड जस्टिस कम्स जस्ट बिफोर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर लिबर्टी, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ थोड़ा सा याद होना चाहिए प्रीएम्बल, कीवर्ड्स स्पेशली। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी लिस्ट में कौन सा आइटम आपका एडेड है, ये आपका लक्ष्मीकांत में गिवन है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट जो आपकी 7th शेड्यूल है, ठीक है, योर 7th शेड्यूल, ये जो आपका 7th शेड्यूल है ये आपका इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत उसमें गिवन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन का टाइप देखना है आपको, इंपॉर्टेंट थीम देखना है, फिर उससे क्वेश्चन निकल कैसा रहा है, डेप्थ में कितनी में जा रहा है एग्जामिनर, वो भी हमने देखना है। एज पर द स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स हैव जुरिस्डिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो आपका एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट में होता क्या क्या है, मेजर टॉपिक्स, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है। फिर आपकी इसमें ना कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हुई हैं, कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रीशफल हुए हैं बीच बीच में, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट में डाले गए थे, ठीक है। देखो जैसे टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ड्यूटी, कौन इसको लगाएगा, कौन इम्पोज कर सकता है, उसके बाद कौन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ना थोड़ी सी आपकी इकोनॉमिक्स भी ओवरलैप कर जाती है, ठीक है, तो ये रेडी कर लेना है। आगे देखो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल लॉ सिस्टम स्टेट लिस्ट में आता है या नहीं, यूनियन लिस्ट में आता है या नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, दोनों ही स्टेटमेंट सही थी एकदम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है या नहीं है, स्टेट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट में है या नहीं है, इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट में ही आता है, सेंसस आपका कॉन्करेंट लिस्ट में बिल्कुल ही नहीं आता है, तो नॉट करेक्ट ही पूछा है उन्होंने, है ना। इस चीज़ को आपको इस तरीके से तैयार करना है सब्जेक्ट्स को, और इनकी अमेंडमेंट्स भी, ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से।
नेक्स्ट है आपका स्पेशल प्रोविजंस। दो टाइप के स्पेशल प्रोविजंस आपके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंडियन पॉलिटी में मैं कहूँ तो। एक है आपका स्टेट्स के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आपका क्या चल रखा है, आपका लद्दाख का ना 6th शेड्यूल में इंक्लूजन का डिमांड चल रखा है अपना, है ना। तो स्टेट्स के रिगार्डिंग एक स्पेशल प्रोविजन है। दूसरा है आपके जो SC, ST, OBC, लिंग्विस्टिक ऑफिसर, ठीक है, लिंग्विस्टिक ऑफिसर आपका, है ना। ये जितने भी हैं इनसे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स है, और तो और इनसे रिलेटेड जो कमीशन है, ठीक है, जैसे मंडल कमीशन आपका हो गया, केलकर कमीशन आपका हो गया, ये कमीशंस भी पूरा अच्छे तरीके से इसको तैयार करना, ठीक है। स्पेशल स्टेट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको ये चीज़ें तैयारी करनी है अपने एंड से कि कोई भी स्टेट अगर उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जा रहा है तो क्राइटेरिया क्या है, स्टेटस, अगर ये स्टेटस किसी भी स्टेट को दिया जाएगा तो क्राइटेरिया क्या है। क्यों? क्योंकि लद्दाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। हिली और डिफिकल्ट टेरेड होना चाहिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकने, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रैटेजिक कोस्टल जोन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये पढ़ के तैयार करना है। प्लस आपके जो स्पेशल कैटेगरीज के जो आपके आर्टिकल्स गिवन है अलग अलग स्टेट्स के रिगार्डिंग जिनमें प्रोविजंस हैं, ठीक है, जैसे कि नागालैंड का स्पेशल स्टेटस है, कौन से आर्टिकल में आपका गिवन है, ये भी आपको रिवाइज कर लेने हैं, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, रट्टा मार लेना बल्कि मैं तो कहूँगी, ठीक है, इन चीज़ों को भी। अब देखो आगे, है ना, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन आपका, अच्छा इसको ना मैंने स्टेट में इसीलिए रखा है क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स में चल रखा था, है ना। और ये अगेन आपका स्पेशल कैटेगरी से तो रिलेटेड मैं इसको नहीं कहूँगी, बट ये करंट अफेयर का ही एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके जो कि मतलब न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस रखते हैं। जैसे 106 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विमेन की रिजर्वेशन से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस हैं, तो ये आपको पढ़ के तैयार करना है अपने एंड पे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फिर आपका अगेन आर्टिकल 371G, है ना, कस्टमरी लॉज से रिलेटेड। फिर आपका ये देख लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कौन से स्टेट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, अगेन वही स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। एक आपको इसी तरीके से SCs, OBCs, STs के लिए जो स्पेशल कमीशंस बनाए हुए हैं, जो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो भी तैयार करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉर्टेंट बॉडीज़। इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ आपकी जो हैं, जैसे ये मैंने बैकवर्ड क्लास कमीशन बताया काका केलकर, है ना, कालेलकर का, ठीक है, मंडल कमीशन आपका हो गया, इसको तैयार कर लेना, है ना। स्पेशल बॉडीज़ की बात करें तो दो टाइप की स्पेशल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ आपकी हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप है, दूसरी है आपकी स्टैट्यूटरी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वाली तो आप सारी ही तैयार करोगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वाली जब पढ़ोगे तो UPSC के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है ना, 3-4 चीज़ें करनी है। सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग बेसिक क्राइटेरिया तैयार करना है, HC के रिगार्डिंग करना है, जुडिशरी का। लोकल कोर्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूजुअली उतने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं देखने को मिलते हैं, वो सिविल सर्विसेज में आते हैं आपके ज़्यादा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड और इनका कोलेजियम वो पूरा तैयार करना है आपने। इसी के साथ साथ आपका UPSC एक बॉडी हो गई, है ना, इलेक्शन कमीशन एक बॉडी हो गई, ठीक है, फाइनेंस कमीशन एक बॉडी हो गई, अटॉर्नी जनरल एक बॉडी हो गई, है ना, CAG एक बॉडी हो गई, ये तैयार करना है आपने। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो रिसेंटली 2024 और 2025 में देखने को बिल्कुल नहीं मिले, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें स्किप करके जा सकते हो। और अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की बात करें तो देखो इसमें कुछ बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो आपकी GST काउंसिल है, GST से रिलेटेड। फिर दूसरा आपका नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है आपका, CBI आपकी हो गई होम मिनिस्ट्री के विदिन, लोकपाल एंड लोकयुक्तास आपके हो गए, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडीज आपकी हैं, ठीक है। तो इन्हें भी क्या करना है, तैयार कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पार्लियामेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों के बाद नेक्स्ट नंबर पे पार्लियामेंट ही आता है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लक्ष्मीकांत से ही आपने इसको जो है
रेडी करना है। ठीक है, देखो, है ना, देखो कैसे क्वेश्चंस हैं आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड। जैसे ये आपका यहाँ पे पूछा गया, ये डायरेक्टली आपका पार्लियामेंट में गिवन नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके लोकसभा का, आपकी जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इनके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस होंगे। ठीक है, इनके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस होंगे, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है। डायरेक्ट पूछा एग्जामिनर ने। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ राज्यसभा में रिटायरमेंट की एज कहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना राज्यसभा का टेन्योर मेंशन्ड नहीं है ना। एग्जामिनर सिविल सर्विसेज में उसको घुमा के पूछ देता है, हो सकता है आपसे कल को सीडीएस में भी पूछते, क्योंकि पार्लियामेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के ऊपर जितना भी इससे रिलेटेड वो आपको रेडी करना है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर ही अच्छे से तैयार करना है। राज्यसभा में देखना कि ठीक है कि कितने 1/3 मेंबर्स आपके, जितने भी मेंबर्स आपके रिटायर होते हैं 2 साल के गैप पे, फिर 6 साल का टेन्योर कौन से एक्ट ने फिक्स किया था, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन आता है स्पीकर के ऊपर, है ना। देखो स्पीकर के ऊपर भी 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो स्पीकर की सिंपल फंक्शनिंग है, जैसे ये क्वेश्चन देख लो पहले। तो स्पीकर की अगर मैं सिंपल फंक्शनिंग देखूँ, स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस विद रिगार्ड टू parliamentary privilege for members of Parliament of India is are correct. The speaker is empowered to refer suo motu any question of privilege for your investigation. A question of privilege is accorded priority over other items. The privilege extends to freedom from preventive arrest or detention. ठीक है, ये एक तो इस तरीके से स्पीकर की जो पावर है ना, और स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है आपका, CAPF, CSE, CDS। ठीक है, इसकी पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। एक तो ये हमें देखने को मिला स्पीकर के रिगार्डिंग। दूसरा आपका ये है कि इंडिया में कौन सी लोकसभा का कौन स्पीकर रहा था, इसके रिगार्डिंग। अब आपका न्यूज़ में चल रखा है ओम बिरला का रिमूवल, इनके रिमूवल के रिगार्डिंग कुछ बात न्यूज़ में हो रही है, तो अगेन आपका क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्पीकर के ही साथ कोएग्जिस्ट करने वाली एक बॉडी है आपकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्हें हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं, उसको भी पढ़ के तैयार कर लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक तो रेडी रखना है, ये रिपीट होते रहते हैं, है ना। ये PYQ से आया हुआ क्वेश्चन है आपका, पहले भी पूछा हुआ है, कौन सी लोकसभा का कौन स्पीकर था। ठीक है, फिर देखो एक और चीज़ आपकी ये है कि पार्लियामेंट के जो टूल्स होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फंक्शन करने के, ठीक है, उनको भी याद कर लेना आप। ठीक है, जैसे कि एक तो ये है कि कोई भी मोशन पास करने के लिए कितनी टाइप्स की मेजॉरिटी लगती है, क्वेश्चन एक तो उस पर आ जाता है, कौन सी टाइप्स की मेजॉरिटी हैं। दूसरा कौन से मोशंस हैं, है ना। एडजर्नमेंट एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस आपका आता है, एक तो आता है प्रोरोगेशन, ठीक है, इसके ऊपर, और एडजर्नमेंट मोशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लेता है यूजुअली। ठीक है, प्रेरोगेटिव क्या है और एडजर्नमेंट मोशन क्या है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर आपका ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन आपका हो गया। इसमें पूछता कैसे है कि राज्यसभा में कौन सा लगेगा, लोकसभा में इनमें से कौन सा नहीं लगेगा, या लोकसभा में कौन सा लगेगा, राज्यसभा में कौन सा नहीं, कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लग सकता है, कौन सा इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट लग सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो ग्रे एरिया से थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपसे पूछता है। तो सारे मोशंस और इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो भी पार्लियामेंट के हैं वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब बचता है आपका मिसलीनियस। देखो मिसलीनियस में ना रैंडम क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा डुएबल है, और पॉलिटी बहुत ही आपकी फ्रूटफुल रहेगी अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही अच्छे से कर लोगे। तो एक आपका करंट अफेयर अच्छे से कर लेना। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपको पॉलिटी में करंट के अकॉर्डिंग भी ट्रेस करने हैं, ये भी जान लो। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऊपर रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये आपका वैसे आया करंट अफेयर से था। तो मिसलिनियस में एक चीज़ तो आपको ये रेडी करनी है कि करंट तैयार करो अच्छे से। ठीक है ना, करंट तैयार करो। दूसरा, कभी कभी जब एग्जामिनर को पेपर जो है ना वो थोड़ा सा टफ बनाना होता है, तो वो क्या कर देता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे आप देखोगे ग्रेजुएशन में पॉलिटी एक सब्जेक्ट होता है आपका, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, BA जो बच्चे करते हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि पॉलिटिकल साइंस करके एक सब्जेक्ट इज़ देयर। ठीक है,
तो वहाँ पे ना पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं कुछ। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चा बीएससी या बीटेक वाला है वो वहाँ जाके उस पॉलिटिकल साइंस को पढ़े, नहीं। आप क्या करो, आप पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू में ना आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे, एम्पायरिकल नॉलेज, नॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है, टोटलिटेरियन रिजीम, है ना। फिर आपको मिल जाएगा पैरोकियल, एक वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी आपको एक वर्ड मिल जाएगी, ये भी आपको एक वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स होते थे और पॉलिटिकल अप्रोच होती थी। इन्हें आप आसानी से गूगल से निकाल के पढ़ सकते हो पीवाईक्यू से ट्रेस करके, ठीक है। पीवाईक्यू से ट्रेस कैसे करेंगे, कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज आपकी होती हैं जो कि मतलब कुछ अप्रोच होती हैं कि एक तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पायरिकल अप्रोच, ये तो एक अप्रोच हो गई एक्सपेरिमेंट की। एक आपका टोटलिटेरियन रिजीम हो गया, डेमोक्रेसी आपकी एक रिजीम हो गई। डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट के क्या फीचर्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत क्लास डिवीजन के बारे में इस तरीके से या तो आप गूगल से खुद पढ़ लो, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इस टाइप के जो आपके रिजीम्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टोटलिटेरियन रिजीम हो गया आपका, पैरोकियलिज्म आपका हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। इनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और ये पीवाईक्यू में से ही आता है, ये रैंडमली नहीं आता है। इट इज़ जस्ट दैट कि इसके बारे में पता थोड़ा कम बच्चों को होता है। एक और चीज़ आपकी पीवाईक्यू से जो आती है वो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये आपका पीवाईक्यू है किसका, ये आपका सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, लीगल एंड जुडिशियल पर्सन, है ना, इनमें से कौन कौन जो है वो इंडिया के लीगल सिस्टम का कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। और अगेन आपका कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से मिनिस्ट्रीज वगैरह के ऊपर भी आ जाते हैं कि जैसे रिसर्च एंड डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स आपका ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसलिनियस हो गया, इतने को आप रेडी नहीं कर पाओगे, आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कर लेना यहाँ तक, है ना। और देखो यहाँ पे ये कुछ आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो गए। जब एग्जामिनर को थोड़ा टफ बनाना है तो वो ऐसा दे देता है, जैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो गया, है ना। ये कुछ आपके ऐसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तो इंडिया में इमर्ज हुए थे, कुछ आपके ग्रीक से इमर्ज हुए थे। अगर आप कहेंगे तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये देखो, फिर ये आपका ये करंट अफेयर से आ गया। बीएनएस आपका उस टाइम पे न्यूज़ में था, इंडियन पीनल कोड आपका न्यूज़ में था, आईपीसी, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होकर आ गया। ये देखो, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेस डिग्निटी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप डायरेक्टली कहीं पढ़ नहीं सकते, कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आप इन चीज़ों को जो है कहीं से कवर अप नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे अपनी बेसिक जो नॉलेज होती है ना ऐसे क्वेश्चंस में वो लगानी होती है। जैसे एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। इन क्वेश्चंस में आपको लॉजिक ही लगाना होगा। हमने इंडियन हिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी है कि स्वराज वर्ड जो है वो आपका महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ मैच कर सकते हो। तो देखो दो ही ऑप्शंस में आपका बी का 4 है, और इससे हमें ये भी कंफर्म हो गया कि सी का 2 दो ऑप्शंस में है, मतलब दो ही ऑप्शन में, तो सी का 2 हमें कंफर्म हो चुका है यहाँ से कि सी का जो आपका आएगा वो सुभाष चंद्र बोस आएगा, ठीक है। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेस डिग्निटी, ये आपका कहाँ से आया, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये टोटलिटेरियन रिजीम आपका हो गया, ये अप्रोचेस हो गई, ये पॉलिटिकल थ्योरी में से क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ना, थोड़ा बैकग्राउंड वहाँ से है। तो इमैनुअल कांट जो थे, इनका काफ़ी फेमस नाम है उधर, है ना। तो ये इनकी स्टेटमेंट है, तो ए का 3 आएगा, ये वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंट है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे, है ना। नहीं तो और देख लो यहाँ पे एक और चीज़, ये देख लो ना, ये वाला जो है, फॉर मी रियल फ्रीडम इज फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना। अब सी का 2 हमारा जो है वो यहाँ पे एकदम कंफर्म हो चुका है ना। हमें पता चल चुका है कि सी का सुभाष चंद्र बोस ही होना है। तो फ्रीडम से मतलब जो फियर से फ्रीडम की बात है वो इमैनुअल कांट और ओंग सांग सूकी में से कौन कर सकता है। म्यांमार में ही आपका रिवॉल्यूशन चल रखा था ना, म्यांमार के ही लोगों को फ्री होना था, जो भी वहाँ का डिक्टेटरशिप चल रखा था, अभी भी वहाँ डिक्टेटरशिप ही है, ठीक है। तो ओंग सांग सू की स्टेटमेंट ये हो सकती है ना, ओंग सांग सू की, ठीक है। तो डी का क्या आएगा, डी का 1 आएगा, इसी एक ऑप्शन में ये चीज़ें हैं। तो भले ही आपको इमैनुअल कांट का नहीं मालूम, लेकिन बाकियों का तो आइडिया लग गया ना। इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस एकदम टॉप नॉच रखनी है हमने,
है ना। बाकी इन स्टेटमेंट्स के लिए अगर आपको चाहिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अदर कीवर्ड्स तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल प्रोवाइड अ PDF रिलेटेड टू दैट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज वीडियो आपकी ऑलरेडी थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है। पहले आप पॉलिटी को एब्जॉर्ब कर लीजिए। IR के लिए एक सेपरेट अप्रोच, एक अलग से एक वीडियो आई विल ब्रिंग, ठीक है, इन फ्यूचर इफ़ यू पीपल डिमांड, है ना। तब तक आप पॉलिटी को अच्छे तरीके से रेडी करिए, है ना, अच्छे तरीके से आप अपने मॉक्स लगाइए फॉर योर अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।